हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राज्य और समाज। कहते हैं राज्य और समाज में कुछ बातें जो होती है जिसको साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके हम जो है भेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो राज्य और समाज के बारे में जानना चाहेंगे क्या है ये। कहते हैं आपने राज्यों का अर्थ पहले ही मैंने आपको बता दिया था सेकंड चैप्टर में। राज्य एक जो है राजनीति समाज है जिसके 4 घटक माने जाते हैं। राज्य में अगर देखा जाए तो हमने वहाँ पर जो किया था डिस्कस वो था जनसंख्या, निर्धारित भूभाग और सरकार और संप्रभुता। ये जो थे एलिमेंट थे राज्य के। ठीक है, राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जो है दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रण रखता है। ये तो आपको पता ही होगा कि राज्य के कानून जो होते हैं जिसके माध्यम से सरकार जो है दमनकारी नीति अपनाकर जो है लोगों पर नियंत्रण रखता है। और ये संकल्पना के रूप में समाज एक संगठित हो जाता है और सामाजिक संबंधों की कड़ी भी है। यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जो है जाल बुना हुआ हो सकता है। तो समाज भी कुछ इसी तरह से, समाज जो एक संगठन है। ठीक है, राज्य देखिए, राज्य के जो है एक कानून होती है जहाँ पर सभी लोगों पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन अगर हम समाज की बात करें तो समाज तो आपको पता ही है कि ये संबंधों का जाल होती है। तो ये बात यहाँ पर जो है साफ हो जाती है। और जो यहाँ पर अब आया है वो है राज्य और समाज में क्या भेद हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है। तो राज्य और समाज में अंतर जानना अत्यंत रोचक रहेगा। कहते हैं हमें राज्य और समाज में अंतर का सबक समझना होगा, अन्यथा हम मानव के जीवन के बदलते हर एक पहलू पर जो है राज्य के हस्तक्षेप के उचित मानते रहेंगे, जिसके उसकी जो है आज़ादी प्रभावित होती है। इन दोनों को परंपरा शब्द मान लेने से कई राजनीतिक और सामाजिक भ्रामक सिद्धांतों पर बल सदैव मिलेगा। कहते हैं मैक आइवर्स कहते हैं कि समाज यानी सामाजिक, राज्य और आर्थिक राजनीति यानी समाज को सामाजिक बताया गया है और राज्य को राजनीति के रूप में दर्शाया गया है। से अलग करके देखने से बड़ी ही भांति का शिकार होना होता है। दोनों में राज्य और समाज किसी को भी समझने में आपको पूर्णता रोकता है। वास्तव में प्राचीन यूनानी दर्शक जो है, अगर हम करें सुकरात, प्लेटो और अरस्तू की बात करें तो राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जा सकता। अंततः पोलिस को समाज और राज्य दोनों का दर्जा दिया था। यानी पोलिस अगर देखा जाए तो उसको समाज का भी दर्जा दिया था और राज्य का भी दिया था। 18वीं सदी के फ्रांस के राजनीतिक दार्शनिक रूसो जैसे कि आदर्शवादी ने भी दोनों को एक समान ही माना था। राज्य और समाज के भी अंदर के निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि कुछ है। अगर पहली बात करें तो राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राज्य जो होती है एक राजनीतिक संगठन के अंतर्गत आती है और यह राजनीतिक रूप से जो है गठित एक समाज होती है। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक संगठन होता है जिसमें सभी प्रकार के जो है संघ जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, संस्कृति निहित होती है। यानी सारे कुछ जो है ये संघ के रूप में होती है और प्राप्त भी होती है। समाज राज्य से विशाल होती है और सक्रिय भी होती है। यह विशाल है जब इसका जो है प्रयोग मानव जाति के लिए संपूर्ण समुदाय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और ये सक्रिय भी है जब इसे किसी गांव को एक छोटे से समूह को वर्णित करने में किया जाता है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं उत्पत्ति क्रम में जो है समाज राज्य से पहले आता है। यानी उत्पत्ति के क्रम में देखें तो समाज जो है राज्य से पहले आता है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो समाज ही था। राज्य तो बाद में उत्पन्न हुई जब लोगों की समूह बना। कहते यह कहा जा सकता है कि समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ ही हुआ था, क्योंकि जब इंसान धरती पे आए तो उसी समय समाज भी जो है ऑटोमेटिक बन गई थी। परंतु समाज के साथ ही राज्य का उदय नहीं हुआ, ये बात जरूरी है। कहते सामाजिक विकास के बाद के चरणों में इसका विकास हुआ। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, उसके बाद जो है राजनीतिज्ञ बना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें अगले पॉइंट को तो ये स्पष्ट है कि राज्य से पहले से स्थान होने के कारण समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था मानी गई है। दूसरी ओर राज्य एक बनावटी और मानव निर्मित संस्था है। तो मानव निर्मित संस्था जो होती है एक अलग होती है और सामाजिक एक अलग होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया जा सकता है। यह भी एक कारण है कि हम राज्य को एक औपचारिक एवं वैधानिक संगठन संरचना के रूपों में भी पाते हैं। कहते समाज भी एक संगठन है, संस्था है, परंतु यह राज्य की भांति औपचारिक नहीं मानी जा सकती है। यानी देखा जाए समाज भी एक संगठन संस्था है, लेकिन इसको राज्य की तरह हम औपचारिक नहीं कर सकते हैं। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो ये बात साफ हो जाता है कि राज्य का अस्तित्व समाज के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई साधन उसके सद्य के लिए होता है। यानी अंततः राज्य एक
साधन है तो समाज उसका साध्य होता है। सदैव साधन का जो है अस्तित्व साध्य के लिए ही है, ना कि साध्य का अस्तित्व साधन के लिए होता है। तो ये बहुत आसान है। तो समाज है तभी जो है आपका जो है राज्य का गठन हो सकता है। समाज नहीं है तो राज्य गठन होना संभव नहीं हो सकता है। यदि बात हम अगर यहाँ पर करें अगले पॉइंट के, तो ये साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि राज्य की अपनी जो है प्रभु सत्ता होती है, यानी राज्य की अपनी प्रभु सत्ता रहती है। बिना प्रभु सत्ता के राज्य नहीं हो सकता। तब तो जो है आपको पता है कि राज्य की कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। समाज की अपनी प्रभु सत्ता नहीं होती है, समाज कई रूपों में बटी होती है। यह बिना प्रभु सत्ता के होता है। कैसे जो है प्रभु सत्ता होने के कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर सभी संगठन यानी संघ और व्यक्तित्व के ऊपर जो है शक्ति अपना रखता है। यह प्रभुसत्ता ही राज्य के एक विशेष तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान भी करता है। तो यह बहुत ही जरूरी है कि राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है लेकिन समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती है। अगर हम अगली बात करें, राज्य एक जो है निश्चित भूभाग होना चाहिए। कहते हैं राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का एक आवश्यक घटक के रूप में होती है। और इस प्रकार राज्य तब तक जो है क्षेत्रीय संगठन रहता है जब तक कि वह एक निश्चित क्षेत्र हो, इसकी क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित हो और स्थानीय भी हो। समाज का भी एक क्षेत्र होता है परंतु वह अस्थायी नहीं होता है। समाज का जो है क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है। कहते हैं लोग जहां चले जाते हैं वही उसके लिए समाज बन जाता है। इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो सकता है और सीमित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इस्लाम समाज राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ और इसी तरह अन्य समाज भी जो है फैला हुआ दिखता है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है, राज्य के आचार के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिन्हें हम कानून कहते हैं। समाज भी आचरण के कुछ नियम से बंधे हुए होते हैं जिसे हम क्रम कांड मापदंड आदि भी कहते हैं। राज्य के जो है नियम लिखित निश्चित और स्पष्ट होते हैं। समाज के जो है नियम अलिखित अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। तो ये आप समझ सकते हो, ये बहुत ही बात समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था कि हम अगर देखें समाज में जो है आचरण नियम जुड़े होते हैं जैसे कर्म कांड मानदंड आदतें, ठीक है। राज्य नियम लिखित होते हैं, जो राज्य अगर देखा जाए तो इसके जो है लिखित निश्चित और स्पष्ट होते हैं। लेकिन समाज के अगर नियम रूल रेगुलेशन की बात करें तो ये अलिखित होती है, अनिश्चित होती है और स्पष्ट होती है क्योंकि इसको जो है इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। कहते हैं अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं राज्य के नियम जो है बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी यानी बाध्य करती है। इस नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक या अन्य दोनों तरह की सजाएं भी दी जा सकती है, यानी ये राज्य के अंतर्गत आता है। जबकि सामाजिक नियम के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसे सजा दी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि राज्य का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आज्ञा के उल्लंघन के कारण राज्य कार्रवाई करती है और राज्य के बल प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का भी क्षेत्र हो सकता है तथा जिसकी शक्ति सद्भव है, इसकी जो है कार्यविधि लचीली होती है। इस अंतरों के बावजूद समाज एवं राज्य में अनुमिश्रित संबंध पाया गया है। सामाजिक आचरण एवं समाज की रचना राज्य के नियमों के अनुकूल होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य को भी समाज की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। देखिए हम तो हमारे समक्ष जो है राज्य और अन्य संगठन, देखिए राज्य और अन्य संगठन के बीच क्या संबंध हो सकता है। कहते हैं संगठन लोगों का वह समूह है जिनके सामूहिक प्रयास द्वारा एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी संगठन जो है लोगों का एक संगठित समूह को माना गया है और इसको 3 लक्षण के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। एक है लोगों का संगठन, दूसरा है कोई सामान्य विशेष उद्देश्य और एक है और सामूहिक प्रयास। कहते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारे घूमते रहते हैं। जैसे कि परिवार एक संगठन है, परिवार के लोग रिश्तों से जुड़े होते हैं। परिवार के सभी लोग परिवार की सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। संगठन के अन्य उदाहरण हैं जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, चर्च हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, रेजिस्टेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हो गया आदि। संगठन के मिलने से समाज बनता और राज्य भी एक संगठन है जो अन्य संघ के साथ जो है समाज में अस्तित्व में रहता है, परंतु संगठन रूप से में राज्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, दूसरे संगठनों से अलग होता है और इनके अंतरों के निम्न प्रकार से जो है हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अदर के साथ इसका क्या संबंध है। तो पहली बात तो हमारे समक्ष यही आता है कि राज्य सहित सभी संगठन जो है व्यक्तियों से मिलकर बने होते हैं। राज्य सहित सभी संगठन जो है व्यक्तियों से मिलकर ही बनते हैं, इसमें जनरल बात है। जहाँ राज्य में दक्षता अनिवार्य होती है वहीं दूसरे और अन्य संगठनों में ये सर्वैच्छिक होती है। देखिए राज्य में जो होता है अनिवार्य होता है कि आप किसी राज्य के सदस्य हो, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो स्व इच्छा से होती है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उसके सदस्य बनो चाहे न बनो। ठीक है, किसी व्यक्ति के राज्य
सदस्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 2 राज्य का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर आप जिस राज्य में रहते हो आप उसी के सदस्य रहोगे, दूसरे राज्य के सदस्य नहीं हो सकते हो। उसकी किसी एक राज्य का सदस्यता अनिवार्य ही माना जाता है। किसी अन्य संगठन जैसे क्रिकेट क्लब, चर्च, रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्यता ऐच्छिक विषय होती है और यह किसी भी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होती है। वो किसी संगठन में सम्मिलित हो या न हो, ये व्यक्तिगत अपना निर्णय होता है और आप इन तीनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हो या तीनों के भी हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बात यही आता है, कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यानी इसमें जनरल सी बात है, कोई व्यक्ति जो है एक समय में एक ही सदस्यता प्राप्त कर सकता है। वो एक ही समय में 2 या अधिक राज्य का सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में कई संगठनों का सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये बात साफ हो जाता है कि सभी संगठनों के लिए एक भूभाग होता है। राज्य रूपी संगठन की सीमाएं निश्चित होती है और अन्य सभी संगठनों का जो है स्थायी भूभाग नहीं होता है। अन्य प्रकार के संगठनों के कार्य करने के लिए आवश्यक स्थान भी निश्चित नहीं होता है। यह स्थान किसी दिन या जहाँ यहाँ हो सकता है या अन्य दिन कहीं भी और, परंतु राज्य का क्षेत्र सदैव ही अस्थायी रूप से देखा जा सकता है। राज्य सहित सभी संगठनों का अस्तित्व एक उद्देश्य की प्राप्ति जरूर करता है, जबकि राज्य का उद्देश्य सदैव सामान्य होता है, जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। वही अन्य संगठनों का उद्देश्य कुछ विशेष होता है। क्रिकेट संगठन विशेष उद्देश्य क्रिकेट खेलने के लिए ही बनाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में सभी जो है गतिविधियाँ जो है समाहित होती है, जबकि दूसरे संगठनों में यह समाहित नहीं होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य एक जो है चरित्र राष्ट्र होता है, यानी इसका एक चरित्र राष्ट्र होता है। लेकिन अन्य संगठन के चरित्र क्षेत्रीय और प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय दल की है। तो इसके लिए कह सकते हो कि कुछ संगठन के जो है चरित्र क्षेत्रीय हो सकते हैं, लेकिन अगर देखें राज्य का जो चरित्र होता है वो राष्ट्रीय होता है। कैसे रजिस्ट्रेशन वेलफेयर सोसाइटी एक क्षेत्रीय संगठन है। हरियाणा का गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन प्रांतीय है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन जो है सर्टिफिकेट कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम यूनेस्को भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व स्तर पर अपना कार्य प्रणाली को चलाता है। तो संगठन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन राज्य का चरित्र हमेशा सदैव ही राष्ट्र के लिए ही उत्तरदायी होती है। अन्य संगठनों और राज्य में प्रभुता का अंतर होता है, क्योंकि अन्य संस्थाएं सप्रभुए नहीं होते हैं, जबकि राज्य का सप्रभुत्व होता है और वो अपनी हजमनी भी रखता है। अन्य संगठन जो है पुनर्सत्व हो सकते हैं और सदैव होते भी हैं, परंतु उन्हें राज्य के नियमानुसार कार्य करना होता है। राज्य सभी जो है संघों में सर्वशक्तिमान होता है और किसी अन्य राज्य से सदैव ही स्वतंत्र होता है। वो किसी राज्य के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। बात करें हम लास्ट पॉइंट की, तो यही बात आता है कि राज्य कानून का उल्लंघन करने पर सदैव जो है सजा दी जा सकती है, जैसे कि जेल हो सकता है। अगर राज्य में आप उल्लंघन करते हो तो आपको जेल हो जाएगा। अन्य किसी संगठन को किसी को भी शारीरिक दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी शारीरिक दंड देना किसी भी संगठन के लिए अपराध घोषित किया गया है। वे किसी भी संगठन के केवल बाहर निकाल सकते हैं, ना कि शारीरिक दंड दे सकता है। लेकिन कानून राज्य जो है कानूनी उल्लंघन करने वाले को शारीरिक भी प्रताड़ना कर सकती है। इस प्रकार से राज्य तथा अन्य संघ के बीच जो है बहुत गहरा संबंध माना जा सकता है। सामान्य संगठन राज्य के उत्तरदायित्व को कम भी करता है और राज्य से भी अच्छा कार्य करता है। इसमें से कुछ तो जैसे कि परिवार, मित्र समूह, चर्च आदि राज्य के अस्तित्व से भी पहले के हैं। राज्य उनकी शक्तियों को कम नहीं करता है तथा उन पर प्रभुता भी नहीं दिखाता है। सबसे अच्छा कार्य तो राज्य इस क्षेत्र में कर सकता है वह है कि वह इसकी क्रियाविधियों को ठीक से निरीक्षण कर सकता है, उसमें अपना योगदान भी देने के लिए अग्रसर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अन्य संगठन को भी अपने क्षेत्र और क्रियाओं को भी राज्य नियमों के दायरे से बाहर होकर उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए। जो संस्था अगर राज्य को चुनौती देगा उसका अस्तित्व सदैव मिट जाता है। राज्य को भी अन्य संगठनों को पुण्यवता भरोसा दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए सदैव ही अग्रसर हैं, ना कि उनके लिए कोई तरह के जो है गलत कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो गया, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके हम राज्य के विषय में जो विस्तार पूर्वक जाने, ठीक है, और उसको समाज के साथ हमने तुलना भी किया, प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी तुलना किया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, समझ के लिए इम्पोर्टेंट भी था। यदि बात यहाँ पर हम करें राज्य और सरकार की, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, राज्य और सरकार। देखिए राज्य और सरकार जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार राज्य का एक घटक के रूप में देखा जा सकता है, यानी सरकार जो होता है राज्य का एक एलिमेंट होता है और यह वह संस्था है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और लागू भी आम इंसानों पर किए जाते हैं और उन नियम
का उल्लंघन करने वालों को जो है सदैव दंड मिलती है। ये तो आपने समाज में भी देखा होगा, अपनी राजनीति में भी देखा होगा। यही राज्य का प्रत्यक्ष रूप है। इसमें राज्य के सभी लोग जो संगठित और संस्थाएं शामिल होती हैं, जिनके द्वारा राज्य की इच्छा व्यक्त की जाती है और इसकी प्रतिपादन भी होती है। यद्यपि राज्य अपनी सरकार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, फिर भी दोनों में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। देखिए, जब तक आप राज्य और सरकार में अंतर का अगर नहीं समझ पाओगे तब तक ये चैप्टर जो रहेगा अधूरा रहेगा। इतना तो आपको पता होगा ही कि राज्य जो होती है जिसमें सरकार बनाई जाती है, ठीक है, यानी राज्य होती तभी सरकार बनती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बात यहाँ पर करें हम पहली पॉइंट को, तो यही साफ शब्दों में यहाँ आप देख सकते हो कि राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार होता है, यानी राज्य के पास सारे जो स्वाभाविक अधिकार होता ही है, जब सरकार के पास नहीं होता है। सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकार, शक्ति और संविधान द्वारा प्राप्त होती है। यानी देखा जाए तो सरकार तब बनती है जब लोगों की अनुमति होती, तब जाके उसको अधिकार, शक्ति और संविधान द्वारा प्राप्त सारे पावर इसको दी जाती है, नहीं तो वो एक आम ही व्यक्ति माना जाता है। कहते हैं अगर हम एक फैक्ट देखें तो इसमें यही बात आता है सामने कि मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान वह मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी भी राज्य की सरकार सुगठित होती है। यानी मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान वह मौलिक कानून है, ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल्स रूल, यानी मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार को सुगठित यानी बनाई जाती है। देखा जाए तो कहते हैं राज्य एक बड़ी इकाई के रूप में है जिसमें इसकी सभी नागरिक शामिल होते हैं। सरकार एक छोटी सी इकाई है जिसमें सरकार की सुचारू रूप से चलाने वाले कुछ ही कर्मचारी होते हैं। हम सभी राज्य के नागरिक हैं तो होते ही हैं, परंतु सरकार के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये तो बहुत ही आम बात है कि देखिए हम जो है राज्य के नागरिक हो सकते हैं बट सरकार के जो है सदस्य नहीं हो सकते। सरकार के सदस्य जो होता है गिना चुना व्यक्ति ही होता है, जो या तो इलेक्शन के रूप में जाता है या जो मंत्री बना है उसके आश्रित पे होता है। कहते हैं अगर हम गवर्नर की बात देखें तो गवर्नर ने साफ शब्दों में इसको जो है बात बताने की कोशिश किया था कि सरकार राज्य का आवश्यक अंग है परंतु राज्य से बड़ी नहीं है। देखिए सरकार जो है राज्य का केवल अंग है बट राज्य से बड़ा नहीं है, क्योंकि कहते हैं सरकार तो बदलती रहती है, सरकार तो आती और जाती रहती है, लेकिन राज्य तो स्थिर रहती है। वैसे जैसे किसी नगर का निर्देशक समूह के स्वयं जो है निगम नहीं होता है, तो ये बात साफ आप समझ सकती हो। अगर बात करें राज्य जो है अमूर्त है, राज्य का कोई मूर्त नहीं है, वो अमूर्त है। सरकार इसका जो है परिकल्पना और की जो है मूर्त रूप में, सरकार एक रूप होता है जो सारे रूल रेगुलेशन को बनाता है। हम सरकार को देखते हैं परंतु राज्य को कभी देख नहीं सकते। ये तो जहाँ पर लोग होते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है और राज्य जब बन जाती है तो उसमें सरकार भी बनाना पड़ जाता है। अगर बात करें अगले पॉइंट का तो यही साफ शब्दों में आ रहा है हमारे समक्ष, राज्य लगभग एक अस्थायी संस्था है। यानी राज्य जो होता है एक जो है अस्थायी संस्था के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इस पर आक्रमण करके इसे किसी अन्य राज्य का हिस्सा न बना लिया जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, स्थायी रूप में होता है जब तक कोई दूसरा बंदा जो इसको अपने राज्य में सम्मिलित न कर दिया जाए। सरकार अस्थायी होती है क्योंकि वह बदलती रहती है, आती है और जाती रहती है। आज जो शासक है वही कल शासक नहीं भी हो सकता है। अन्य प्रकार से देखने पर राज्य सभी जगह पर जैसा ही हो सकता है, यानी राज्य जो होगा सब जगह एक जैसा ही होता है, परंतु सरकार एक रूप से दूसरे राज्य के बदल भी सकता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस राज्य हैं। ये तो आपको भी पता है कि भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वहाँ राज्य है। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में जहाँ संसदीय सरकार है वहीं अमेरिका में अगर आप देखोगे तो अध्यक्षीय सरकार है। यानी देखा जाए तो अगर भारत में देखें हम तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाया जाता है, लेकिन अमेरिका में जो है प्रेसिडेंटली गवर्नमेंट पाया जाता है, यानी वो प्रेसिडेंट वहाँ पर राज्य करता है। तो ये बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है जिसको आपको समझ के जो है नोट डाउन भी करना चाहिए। यहाँ पर एक फैक्ट आया है जिसके बारे में जैसे कि हमने अभी बात किया है कि जो इंडिया के बारे में जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है और जो अमेरिका में है वहाँ प्रेसिडेंटली होती है, तो उसी विषय में यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। कहते हैं संसदीय सरकार वो सरकार है, संसदीय जो है भारत में पाई जाती है, यानी संसदीय सरकार वो सरकार है जहाँ सरकार जो विधायक अंग इसकी कार्यकारिणी अंग से घनिष्ठ से जुड़े होते हैं। जैसे भारत में सारे कार्यपालिका के जो व्यक्ति होते हैं वो सरकार से जुड़ी हुई होती है और मंत्रिमंडल इसी विधायक से लिया जाता है, यानी मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो गठन होती है उन्हीं मंत्रियों में से जो है चुना जाता है, जैसे इंडिया में होता है, जिसके प्रति वह उत्तरदायी होता है। मुख्य संसद निचले सदन के प्रति होता है, यानी संसद के निचले सदन के लिए होता है। लेकिन हम देखिए अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ अध्यक्षीय सरकार होता है, यानी यहाँ पर पार्लियामेंट्री यहाँ पर जो है प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट्री यहाँ पर नहीं होती है। संसदीय सरकार अमेरिका में नहीं होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंटली सरकार होता है, यानी जो है राष्ट्रपति ही शासन पूरा करता है। जहाँ सरकार का जो है कार्यकारिणी अंग विधायक अंग से स्वतंत्र होते हैं।
कार्यकारिणी का, क्योंकि ये इसलिए स्वतंत्र होते हैं क्योंकि ये सीनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांग्रेस होते हैं वहाँ पर। अमेरिका की राजनीति अगर आप जानोगे तो वहाँ पर जो है कांग्रेस जो है विधान पालिकाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, विधान पालिका के अंतर्गत जो है आपको विधायिक सदन मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सीनेट मिलेगा। तो ये सारे प्रणाली इसी के अंतर्गत होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र होता है सभी फैसले लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो कहते हैं अध्यक्ष सरकार का जो है गठन किया गया है। कार्यकारिणी का अलग अस्तित्व होता है और यह मंत्रिमंडल के प्रति सही उत्तरदायी नहीं होता है। यानी अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र का ही होते हैं, लेकिन भारत में नाम मात्र का नहीं होते हैं। भारत में उनका बहुत ही दबदबा होता है, लेकिन अमेरिका में कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी सदस्य बन सकता है, और उनकी अमेरिका में जो इनके कार्यकाल होते हैं सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं, और बीच में चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। कहते हैं भारत में जो निचला सदन होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वही अमेरिका में हम देखें तो निचला सदन जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। और भारत में देखें अगर ऊपरी सदन की बात करें तो वो काफ़ी कहते हैं बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन अगर अमेरिका में देखें तो कहते हैं ऊपरी सदन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कहते हैं अमेरिका और भारत का जो है बहुत काफ़ी अलग है, लेकिन इंडिया की देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है ब्रिटेन से काफ़ी मिलता जुलता है और सेम ही है बिल्कुल ही देखा जाए तो ये आपको समझ होना चाहिए। कहते हैं संप्रभु शक्ति राज्य के पास होती है, यानी सरकार केवल शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य के पास सारी शक्तियाँ होती है और जिसकी सरकार बनती है सारी शक्तियाँ उसके पास चला जाता है, और फिर उन शक्तियों का वो प्रयोग करके लोगों की भलाई के लिए सदैव ही अग्रसर होता है। राज्य की शक्तियाँ वास्तविक और मौलिक होती है, यानी राज्य आपको पता है कि राज्य की शक्ति जो होती है मौलिक होती है और वास्तविक होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो सरकार की कोई शक्तियाँ नहीं होती, सरकार की शक्तियाँ तब प्राप्त होती है जब वो सत्ता में आती है। सत्ता से पहले उसको कोई भी पावर नहीं दिया जाता है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य का जो है विरोध करना सरकार के विरोध करने से अलग है। हम सरकार की आलोचना करते हैं ना कि राज्य की। ठीक है, हम सरकार को गलत बोल सकते हैं, राज्य को हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। राज्य तो एक अस्थाई है, बट सरकार अस्थाई है। जैसा सरकार आप बनाओगे वैसे ही आपके साथ वो दुराचार भी कर सकते हैं या अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। राज्य की आलोचना विद्रोह है। ठीक है, राज्य का अगर आलोचना आप करते हो तो ये विद्रोह माना जाएगा, लेकिन सरकार की आलोचना विद्रोह नहीं मानी जाती। कि सरकार तो कहते हैं आज के समय में देखा जाए तो सरकार आज सार्वजनिक कार्य नहीं करते हैं, सदैव अपनी ही लाभ के लिए व्यक्तिगत कार्य करने पर लगे होते हैं, तो आप उसका विद्रोह भी कर सकते हो। हम किसी भारतीय से कभी नहीं सुनते हैं कि भारत खराब है, बल्कि अक्सर ये सुना जाता है कि किसी राजनीतिक दल का गठन की जो है अगुवाई वाली सरकार की नीतियाँ सदैव खराब होती है। तो आपको पता है कि भारत कभी खराब नहीं है। भारत तो कहते हैं ना, भारत चंद नेताओं की वजह से भारत को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत खराब नहीं है। यहाँ के जो मंत्री लोग सब होते हैं वो खराब होते हैं, जो सरकार चला रहे होते हैं वो खराब होते हैं। वो आज के समय में जो है व्यक्तिगत फैसला लेने लग गए हैं। कहते हैं सरकार जब कभी बनती है तो सरकार को कभी भी व्यक्तिगत फैसला नहीं लेना चाहिए, सदैव ही सार्वजनिक फैसला होना चाहिए, और सरकार कभी व्यक्तिगत नहीं होती है, सार्वजनिक होती है। तो ये राज्य की निंदा एक अपराध होती है, क्योंकि राज्य को हम कभी निंदा नहीं कर सकते। कहते हैं यह कर्तव्य है, बल्कि अधिकार भी। कोई अपनी सरकार की आलोचना कर सकता है। अगर कोई सरकार है जिसको हमने स्वयं ही बनाया है तो हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उसको सरकार की जो है गिरा भी सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष सरकार राज्य केवल एक घटक है, यानी सरकार जो है राज्य का एकमात्र एलिमेंट है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण राज्य का एक भाग है और भाग होने के कारण राज्य बड़ी ही नहीं हो सकती है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो ये हम जो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात भी करते हैं, परंतु जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम एक अंग की बात करते हैं, राज्य का एकमात्र घटक होती है। यानी वो राज्य का सिर्फ एक नाम मात्र का ही होता है जिसको सिर्फ चलाना होता है, और इसका भी जो समय अवधि निश्चित होती है। ठीक है, वह जनता पर भी आश्रित होता है और जनता जब चाहे जो है कुर्सी से गिरा भी सकती है। तो ये भारत में ये प्रावधान है, क्योंकि हमारा देश जो है कहते हैं लोकतंत्र है और लोगों का यहाँ पर राज चलता है। कहते राज्य क्षेत्र सदैव जो निश्चित होता है, यह बदलता नहीं है। सरकार क्षेत्र कभी भी स्थायी नहीं होती और सदैव ही वो बदलता रहता है। लेकिन बात हम करें इतिहास की तो कहते मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी थी। अब बहुत सी सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के आक्रमण के डर के कारण अपनी जो राजधानी लंदन बना ली। हम जो आज बात करने जा रहे हैं राज्य और राष्ट्र के लिए, देखिए राज्य और राष्ट्र में जो है अंतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र के अंदर जो है राज्य भी होगा, लेकिन कई जगह पे जो है स्टेट मिलके जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र एक अर्थ है, ऐतिहासिक रूप से संगठित लोगों का एक समुदाय है जो एक सामान्य भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचारों के कारण एक ही जो है संस्कृति में अभिव्यक्त होता है।
यानी वशिष्ठ के अनुसार ये बात साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्र लोगों का वह समूह है जिसे विशेष भाषा, रीति रिवाज और सामान्य सभ्यता के कारण आपस में बंधे हुए सदैव रहते हैं, जो उनमें एकता की भावना से सदैव बांधता है। यानी हम जो हैं सभी के सभी एक राष्ट्र है और हमारे अंदर जो है राष्ट्रता की भावना होनी चाहिए। हमारा एक राष्ट्र है, हम राष्ट्र के सदस्य हैं और हमारे अंदर ये भावना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हो कि आप भी एक राष्ट्र के सदस्य हो और आप भी राष्ट्र हो। राष्ट्र संस्कृति के रूप में समरस सामाजिक एक समूह के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोगों से है जो अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग है और इसे राजनीतिक रूप से जो है बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर। तो राष्ट्र शब्द का अर्थ ही यही होता है कि अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को हर कोई व्यक्ति जो है संरक्षित कर रखना चाहता है, जो आने वाले जो है पीढ़ी उसको देख सके और समझ सके। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह सदैव आंतरिक मामलों में जो है सर्वशक्तिमान और बाहरी मामले में सदैव स्वतंत्र भी होती है। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से सदैव बंधे हुए रहते हैं, तो सामान्य रूप से सुख और दुख बांटते रहते हैं। यानी जो है शहरों जो होता है आपस में जो है एक दूसरे से देते और लेते रहते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच विभिन्न प्रकार से भेद स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई है जो कि राज्य और राष्ट्र के बीच कुछ अंतर को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं हो सकता है। देखिए राष्ट्र जो है सदैव एक राज्य नहीं हो सकता है। कहते हैं अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। ठीक है, भारत जो पहले एक राज्य नहीं था, उस समय अंग्रेजों की राज्य थी और उसने सारे देश को एक बना रखा था। राज्य सदैव एक राष्ट्र नहीं भी हो सकता है। प्रथम विश्व से पहले ऑस्ट्रेलिया और हंगरी एक राष्ट्र था, परंतु राष्ट्र नहीं भी था क्योंकि यहाँ के जो है विजेता लोग सांस्कृतिक रूप से जो है समृद्ध समूह का निर्माण नहीं करते थे। उसी प्रकार अगर हम अगली बात देखें तो कहते हैं राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। यानी देखा तो संप्रभुता इसके अंदर होता है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि वह संप्रभु नहीं है। संप्रभुता का राज्य का जो है प्रमुख अंग माना जाता है। यह एक राष्ट्र का गुण भी होता है। आपने देखा होगा सर्वेगेंटी जो होती है वो किसी भी राज्य के लिए प्रमुख गुण होती है और यह राष्ट्र का एक गुण नहीं है। कोई राष्ट्र तब राष्ट्र राज्य बन जाता है जब उसे राज्य की दर्जा मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई हमारे देश में भी जो है स्वतंत्रता के बाद भी जो है राज्य जो है अलग अलग राज्यों में कन्वर्ट हुआ है और उसको अलग राज्य की दर्जा दी जाती है। कहते हैं जो यहाँ पर अगर देखें आम आदमी पार्टी भी जो है दिल्ली को एक अलग राज्य की दर्जा मनवाने में लगा हुआ है, जो कि आज कुछ ही दिन पहले का ही न्यूज़ ये देखने को मिला था। राज्य राजनीतिक संकल्पना है जबकि राष्ट्र एक जो है सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्र एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें साफ बात बताई जा रही है कि देखिए राज्य एक का समूह हो सकता है और इसको विभक्त भी किया जा सकता है। यानी एक राज्य को दो राज्यों में बनाया भी जा सकता है। जैसे आपने बिहार को भी देखा होगा कि झारखंड में दो भागों में बट गया, हैदराबाद भी देखे होगा तेलंगाना में बट गया, लद्दाख जो जम्मू कश्मीर उसको लद्दाख में दो भागों में इसको बांट दी गई। तो ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही बात यहाँ पर भी आ रहा है। कहते हैं राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में सदैव बंधे होते हैं और जो है भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। यानी हम कहते हैं एक राष्ट्र के होते हैं तो राष्ट्र में जो भी प्रॉब्लम आती है हम सब मिलजुल के जो है इसको सामना भी करते हैं। कभी दुख में कैंडल जलाते हैं तो कभी दुख में जो है हम लोग जो है आंसू भी बहाते हैं और कभी कभी सरकार के खिलाफ जो है हम धरना भी देने के तरपत्ते रहते हैं। अगर आप धरना न भी तो फिर भी राजनीतिक नेता जो दूसरे पार्टी के होते हैं वो आपको उकसाकर जरूर इस कार्य के लिए संग्रह कर लेते हैं। राज्य की एकता सदैव बाहरी होती है, राष्ट्र का एकता अनंत होती है। राज्य सदैव में एकता को आरोपित किया जाता है और यह कानून द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्र के सदैव में एकता संभावनाओं द्वारा सदैव उत्पन्न किया जा सकता है। उसके पश्चात है राज्य के एक और घटक है बल का। देखिए राज्य का एक और घटक जो है बल। कहते हैं बल ही राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा घटक माना जा सकता है। राज्य के नियम एक बंधन की तरह है। यदि राज्य के नियम का पालन नहीं होता है तो वह दमनकारी शक्ति का प्रयोग भी करता है। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जा सकता है। बात अगर हम करें अगले पॉइंट को तो ये साफ शब्दों में होता है कि कहते हैं राज्य का घटक निश्चित होती है, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता यानी इज अ सबगेंटिस।
कहते हैं राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते हैं। कहीं पर राष्ट्र का निर्माण सामान्य भाषा के कारण होती है, कहीं पर सामान्य कुल के कारण होती है, सामान्य धर्म होने के कारण भी। जैसे पाकिस्तान एक राष्ट्र बन गया था क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का एक पार्ट था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ये भाषा के रूप में कि हम लोग कहते हैं मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो धर्म के रिगार्डिंग जो है इसको अलग कर दिया गया। सामान्य भाषा का एक मुख्य कारण था अमेरिका के राष्ट्र बनने में, जिसमें सामान्य वितरण से भारत को एक राष्ट्र बनाया गया। बात करें अगर हम अंतिम पॉइंट का, तो यही बात आती है कि राष्ट्र जो है, राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। देखिए राज्य जो है एक राष्ट्र से भी बड़ा हो सकता है। जब अगर देखें हम पूर्व सोवियत संघ जैसे 100 से भी अधिक राष्ट्रता का समूह था। अगर आप यूएसएसआर के बारे में जानते भी होंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि यूएसएसआर जो था सबसे बड़ा जो है राज्य था, यानी राष्ट्रता का समूह था जिसमें बहुत बड़ा माना गया। लेकिन जैसे ही विखंडन हो गया, सभी राज्य जो थे अलग अलग हो गए, अपना खुद ही जो है अपना सरकार बना लिया। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है। एक राष्ट्रीयता दो से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। कोरियन राष्ट्रता 2 राज्य उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में फैली हुई है। अगर कोरियन राष्ट्रता देखो आप तो ये जो है 2 स्टेट में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो आपको पता ही होगा उत्तर कोरिया होता है और दूसरा जो होता है दक्षिण कोरिया में फैला हुआ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक था जिसमें हम बहुत कुछ जाने और समझे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिए। साथ में भूलना आपको ये बात भी नहीं है कि जितना हो सके इसको शेयर भी करना है, दूसरे बच्चे को पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प भी करना है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है। सिर्फ व्हाट्सअप पे आपने क्या करना है, इसको स्टेटस के रूप में पेस्ट करना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो अपने मोबाइल में जो है लिंक को जरूर इसको सेव कीजिए। इसके सेव करने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही पड़ेगा, जिससे जो है आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओगे।